आज हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हो सकता है अगर हम वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करें, या टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट हुई है उनको यूज कर पाए इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। हम रीडिंग कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बाय एस महेंद्र देव। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आई थी विच वाज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो मेन मोटिव इस स्कीम का ये था कि एरियाज में जो वाटर है वो प्रॉपर्ली पहुंच जाए। लेकिन ये एम नहीं था मेनली कि वो एफिशिएंटली यूज हो पाए। वाटर पहुंच तो जाए लेकिन क्या वो एफिशिएंटली यूज हुआ, ये प्रॉब्लमैटिक था। तो कुछ पॉइंट्स लिखेंगे बेटा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो जो मेन मोटिव था वो ये था कि जो वाटर है, जो इरिगेशन डेवलपमेंट के लिए जो वाटर की सप्लाई है वो प्रॉपर्ली हो जाए, लेकिन वो एफिशिएंटली यूज नहीं हो पाई। ये मेन प्रॉब्लम है। एक लाइन लिखेंगे, मेन स्ट्रैटेजी फॉर इरिगेशन डेवलपमेंट, मेन स्ट्रैटेजी फॉर इरिगेशन डेवलपमेंट इज इंक्रीजिंग वाटर सप्लाई। तो मेन स्ट्रैटेजी क्या थी? इज इंक्रीजिंग वाटर सप्लाईज। लेकिन ये नहीं देखा गया कि जो वाटर है वो एफिशिएंटली यूज हुआ कि नहीं, बट इट हैज नेग्लेक्टेड एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। भैया आप जितना ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं, क्या आप उसको सस्टेनेबल लेवल पे यूज कर सकते हैं बहुत सालों तक? ये क्वेश्चन। तो महेंद्र देव साहब कहते हैं कि बहुत सारे एरियाज हैं रिफॉर्म के जो कि रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि आपको एक तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इरिगेशन के अंदर, कि वो प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम्स और लेके आ सकें, सो दैट इरिगेशन एफिशिएंटली यूज, मतलब वाटर जो है वो एफिशिएंटली यूज हो पाए। दूसरा, रेजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन। जो ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाना है, बिकॉज एक तो उसको सस्टेनेबल लेवल पे यूज करना है, आप ऐसे नहीं ग्राउंड वाटर को यूज कर सकते। वाटर रिसोर्सेज को ऑगमेंट करना है, ऑगमेंट वाटर रिसोर्सेज। रैशनल प्राइसिंग फॉर इरिगेशन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, आप अगर वाटर को यूज कर रहे हैं, उसके लिए नीचे से पानी निकालने के लिए, पानी को दूर क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत होगी। आप फार्मर्स को वाटर की सब्सिडी भी देते हैं, आप उनको पावर की सब्सिडी भी देते हैं, तो उससे होता क्या है कि वो ओवर यूज करने लग जाते हैं। और कई जगहों पे जो वाटर का लेवल है, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, वो बहुत कम हो गया है। तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है। हाँ। फिर जो फार्मर्स हैं उनको भी वाटर मैनेजमेंट के अंदर डायरेक्टली यूज करना चाहिए। मतलब उनसे पूछना चाहिए कि अब किस तरह की सिंचाई करें कि जो वाटर है वो एफिशिएंटली यूज हो जाए। उनको डायरेक्टली यूज करना होगा, क्योंकि वही लोग हैं जो कि यूज कर रहे हैं वाटर को। तो क्यों ना उनको भी इस पूरे के पूरे प्रोसेस में यूज करा जाए, उनके भी मत को समझा जाए और उनको समझाया जाए कि आप एफिशिएंटली वाटर को कैसे यूज कर सकते हैं। फिर जो मेकिंग ग्राउंड वाटर मार्केट्स इक्विटेबल, मतलब सबको वो ग्राउंड वाटर मिल पाए। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ किसी एक श्रेणी के या किसी एक क्लास के या कास्ट के लोगों को वो ग्राउंड वाटर। फिर दूसरा है, लो वाटर प्राइसिंग के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। लो वाटर प्राइसिंग, लो वाटर प्राइसिंग के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी लो वाटर प्राइसिंग के साथ? तो वो ये कहते हैं कि अगर आप कैनाल इरिगेशन को देखें, तो
जो भी उस इरिगेशन को करने के लिए जो हमारी ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, उसका भरपाई सिर्फ 10% ही हो पाता है एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में जो ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट हम अराउंड 50% भी कवर कर पाते हैं। दूसरा, हमारे को ड्रिप इरिगेशन यूज करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन देखिए, एक तो है जो फ्लड वाटर इरिगेशन, आपने पूरी की पूरी जमीन पे एक साथ पूरे फ्लड की तरह से पानी डाल दिया। एक है ड्रिप इरिगेशन के रूट्स तक पहुंचे वो इरिगेशन। तो उसमें क्या होगा कि जो वाटर है बहुत एफिशिएंटली यूज होने लग जाए। लेकिन ड्रिप इरिगेशन के साथ अपनी प्रॉब्लम्स है। ड्रिप इरिगेशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो कॉस्ट है ड्रिप इरिगेशन की वो बहुत ज्यादा है। जो इनिशियल कॉस्ट, उस वो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना उसको पूरे सिस्टम को लगाने के लिए, वो बहुत ज्यादा है। तो फार्मर्स उसको यूज नहीं करते इस चक्कर में। तो हमारे को कुछ ऐसा करना, गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग ड्रिप इरिगेशन को यूज करने लग जाए। Right. उसकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो कम हो जाए किसी तरीके से। फिर आती है जी बात टेक्नोलॉजी की। फिर आती है बात टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी बात करेंगे। तो वो ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत आवश्यक है फॉर इंक्रीजिंग द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता है। फिर जो उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी होगी। तो अब इंडिया का स्टैंड क्या था कि इंडिया ने कहा कि चलो ठीक है, बीटी कॉटन तो हम यूज कर लेंगे, लेकिन हम फूड क्रॉप्स के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज को यूज नहीं करें। आई थिंक उनके भी कंसर्न्स ना अपने आप में सही ही है। बिकॉज उनको ये डर है अभी भी, हालांकि और कंट्रीज में यूज हो रहा है, फूड क्रॉप्स के लिए भी जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज यूज हो रही हैं। लेकिन उनके इंडिया के अपने कंसर्न्स ये हैं कि फूड एंड सेफ्टी इश्यूज क्या हैं, हेल्थ इश्यूज क्या हैं। फिर जो प्राइसिंग ऑफ सीड्स कितना होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए ना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स वो इतने महंगे हो जाए, सिर्फ डिमांड उन्हीं की रह जाए। दिस शुड नॉट ऑल्सो हैपन। सो आपको ये लिखना पड़ेगा व्हाट इज इंडिया स्टैंड, इंडिया स्टैंड एंड कंसर्न्स। इंडिया स्टैंड्स एंड कंसर्न्स, ये क्या थे? फिर उन्होंने कहा एक स्टडी हुई थी बेटा बाय माथुर इन 2016। एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी में कहा गया था कि क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो बहुत बढ़िया क्वालिटी के इनपुट्स को नहीं यूज कर रहे हैं, इसलिए उनका जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा नहीं आ रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो बहुत ही इनएफिशिएंट है। क्यों? बिकॉज फार्मर्स को बहुत अच्छे इनपुट्स नहीं दिए जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट रिसर्च में, अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल एजुकेशन में, अगर गवर्नमेंट एक्सटेंशन सर्विसेज में ज्यादा इन्वेस्ट करती है, तो इन फार्मर्स को भी पता होगा कि कौन सी इनपुट की वैरायटीज को यूज करना है, उन इनपुट्स की वैरायटीज को यूज करके वो कैसे आगे काम कर सकते हैं, कैसे अपने आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। राइट। सो दूसरा एक पॉइंट है विच इज अबाउट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राइट। अब यहां पे डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम यूज, एग्रीकल्चर की
आउटपुट बढ़ाने के लिए बहुत से तरीके गवर्नमेंट यूज कर रही है। जैसे कि एक अभी आपने एग्जांपल देखा कि वाटर मैनेजमेंट कर, तो उससे भी एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ेगा, एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ेगा तो फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। याद रखिए अपनी बड़ी हेडिंग ऑफ द पेपर वो क्या थी, कैसे इनकम को बढ़ाया जाए, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसी हो, सस्टेनेबल ग्रोथ कैसी हो। तो कल से आज तक हम जो बात कर रहे हैं वो इनकम को बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, कि अगर आप वाटर को मैनेज ठीक से करते हैं आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। आप अगर इन एग्रीकल्चरल सर्विसेज को, एक्सटेंशन सर्विसेज को, एग्रीकल्चरल एजुकेशन को यूज ज्यादा करते हैं, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, बिकॉज आपको पता होगा कौन सी इनपुट की वैरायटीज को यूज करना है। आप अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया, उसमें क्या है कि रूरल एरियाज तक वो अच्छी इंटरनेट सर्विसेज को पहुंचा रहे हैं, तो वो हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं बहुत जल्दी से। एंड हमने कल भी एक एग्जांपल देखा था ई नैम मार्केट का, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट्स। तो ये सारे कुछ क्यों पॉसिबल होगा भाई, डिजिटल इंडिया है, दिस इज इंटरनेट सर्विसेज दूर के क्षेत्रों तक पहुंच गई है, उससे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने की चेष्टा करी गई है। एक स्टडी हुई थी बाय लिलियन गोस्वामी, बाय लिलियन एंड गोस्वामी 2017 में। वो ये करते हैं कि जो इंडिया है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक प्राइवेट एनजीओ पार्टनरशिप्स। जैसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली जो भी हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, जो क्वांटम टेक्नोलॉजीज हैं, इंटरनेट की बड़ी सुविधाएं हैं, ये सारी की सारी हमारे बहुत से सेक्टर्स पे बहुत अच्छा प्रभाव डाल रही है, पर्टिकुलरली आज के दिनों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिनों में, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री में, हेल्थ पे, एजुकेशन में, सब पे। सो इंडिया इज फेसिंग दैट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और पर्टिकुलरली इट कुड बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग एग्रीकल्चर एंड डेवलपिंग रूरल एरियाज। तो ये उन्होंने कुछ बात कही थी। देखिए मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आप कभी भी कोई पेपर पढ़ेंगे तो आप हमेशा ब्रॉड पिक्चर को ध्यान में रखेंगे। आप ये ध्यान में रखेंगे कि हेडिंग क्या थी पेपर की, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कैसे कैसे उसके लिए वो क्या क्या तरीके ढूंढ रहे हैं इनकम को बढ़ाने के, क्या तरीके ढूंढ रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के, क्या तरीके ढूंढ रहे हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के। तो आज हमने इनकम को बढ़ाने वाले के बारे में बात करी है, और हमने कल भी इसी के बारे में बात करी, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में एग्रीकल्चर में हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। सो आई होप दिस वाज यूजफुल टू यू। नोट्स बनाते रहिएगा, रीडिंग तो पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक है। थैंक यू।